हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एजुकेशन 24/7 में। दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं दोस्तों मनोविज्ञान क्या है, अर्थात साइकोलॉजी क्या होता है और यह क्या है दोस्तों, इसको कैसे पढ़ाया जाता है और कैसे इसकी शिक्षा जो है एक बालक को दी जाती है और यह किस प्रकार से सहायक होता है हमें बच्चे के जो है व्यवहार को समझने में। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, क्योंकि यह विषय इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगर आपने इस विषय को समझ लिया तो आपने सीटेट निकाल लिया, क्योंकि इसी पर आधारित होता है आपका पेडागोजी वाला प्रश्न। ठीक है, मनोविज्ञान पर ही आधारित होता है और यहीं से पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए सबसे पहले आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि मनोविज्ञान क्या है, तो इसको समझ लेते हैं। तो मनोविज्ञान जो होता है दोस्तों वह व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान होता है। व्यवहार का अध्ययन करने वाला मतलब क्या होता है, जैसे कि एक बालक होता है या फिर एक प्राणी कह लीजिए, कोई भी एक जीव हो, उसके व्यवहार के बारे में जो है वो कौन कौन सी अपने व्यवहार में क्रियाओं को अपनाता है, किस प्रकार से वह कार्य करता है, उसकी कार्यशैली क्या है, कार्यविधि क्या है, कार्य करने का तरीका क्या है, उन सारे जो है सवालों का जवाब जो है मनोविज्ञान जो है अध्ययन करता है अपने विज्ञान में। ठीक है, तो ये उम्मीद करते हैं आपको उत्तर मिल गया होगा कि मनोविज्ञान क्या है। तो यह व्यवहार का अध्ययन। तो इसके साथ ही साथ दोस्तों जेबी वॉटसन ने क्या कहा है इसके बारे में, इसको भी हम सब देख लेते हैं। इन्होंने दोस्तों अपने शब्दों में कहा है कि जो मनोविज्ञान होता है यह व्यवहार का वस्तुपरक विज्ञान होता है। वस्तुपरक का मतलब होता है दोस्तों जो बालक का वास्तविक व्यवहार होता है उसका अध्ययन करता है। ठीक है, तो ये आपको जेबी वॉटसन के अनुसार ये याद रखना है, क्योंकि ऐसे टाइप के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब प्रश्न आता है कि आपके मनोविज्ञान की समझ शिक्षक को क्यों होनी चाहिए। ऐसी क्या ज़रूरत है जो शिक्षक को समझना अति आवश्यक हो जाता है एक बालक को ज्ञान प्रदान करने से पहले। ठीक है, तो कह रहे हैं कि शिक्षा का उद्देश्य जो होता है वह छात्रों के व्यवहार का जो है परिमार्जन करना होता है दोस्तों। ठीक है, मनोविज्ञान जो होता है वह व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान होता है। तो इन दोनों में आप सब अंतर समझ पा रहे हैं। ठीक है, इसलिए यह काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए खास हो जाता है। एक शिक्षक के लिए, एक शिक्षिका के लिए मनोविज्ञान का ज्ञान काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आपको बालक की सही नीड की आवश्यकता है, उनकी जो है उसी नीड की आवश्यकताओं को आप पूरा करने में जो है आपकी हेल्प करेगा क्या, मनोविज्ञान विषय। ठीक है, इसके अनुसार जो दोस्तों आपको जो है बालक को समझने में सहायता प्रदान होगी। ठीक है, इसलिए आपको काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। अतः वर्तमान समय में दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान जो होता है वह जो है मनोविज्ञान पर ही निर्भर है। ठीक है, शिक्षा जो है वो मनोविज्ञान पर भी निर्भर है, ये आपको याद रखना। ये प्रश्न पूछा जाता है। अब हम देख लेंगे कि बाल मनोविज्ञान क्या होता है और शिक्षा मनोविज्ञान क्या होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है, कि बाल मनोविज्ञान को अलग कहा जाता है या फिर शिक्षा मनोविज्ञान को अलग कहा जाता है या फिर दोनों एक ही चीज़ें होती हैं, इसको हम समझेंगे। ठीक है, पहले हम समझ लेते हैं बाल मनोविज्ञान क्या है। ठीक है, तो बालक के व्यवहार का अध्ययन करने वाला जो विज्ञान होता है दोस्तों उसी को हम क्या कहते हैं, बाल मनोविज्ञान कहते हैं। और दूसरा है शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा संबंधी व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान जो होता है हमारा वो शिक्षा मनोविज्ञान होता है। इसलिए दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है आपको, और ये सब भी प्रश्न में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम चलते हैं आगे और आगे भी देख लेते हैं कि वर्तमान जो है शिक्षा है, हमारी शिक्षा प्रणाली वह किस पर आधारित है। तो वर्तमान जो शिक्षा प्रणाली है या किस पर आधारित है हम इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपने पढ़ा होगा कि बाल मनोविज्ञान जो है, शिक्षा मनोविज्ञान, ये दोनों पर आधारित है क्या, आपकी वर्तमान शिक्षा। ठीक है, आपको याद रखना है कि बाल केंद्रित शिक्षा है, बाल मनोविज्ञान आधारित है, और शिक्षा मनोविज्ञान पर आधारित है क्या, आपकी शिक्षण व्यवस्था। ठीक है, अब स्किनर के अनुसार देख लेते हैं। स्किनर ने अपने पक्ष रखे हैं। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा है कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान होता है। ठीक है, इन्होंने भी काफ़ी अच्छा जवाब दिया है इस विषय में। आप सबको ये ध्यान रखना है कि कौन क्या कहा है, ये कोटेशन पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ ही साथ बीएन झा के अनुसार भी देख लेते हैं। बीएन झा ने कहा है कि शिक्षा जो करता है जैसे करता है और उसके लिए उसे मनोविज्ञान पर जो है निर्भर होना पड़ता है। देखिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब हम देख लेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान का प्रयोग हम शिक्षण विधि में अपने किस प्रकार से करते हैं। आखिर कहाँ ऐसी आवश्यकता पड़ती है जहाँ हमको शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता और उपयोग करने की आवश्यकता बहुत ज़्यादा पड़ जाती है। ठीक है दोस्तों, तो जो उत्तर बाल्यावस्था का जो बालक होता है
एक तो बाल्यावस्था होता है, एक उत्तर बाल्यावस्था। इसका जो वर्ष काल होता है दोस्तों ये 6 से 12 होता है, ठीक है। 6 से 12 वर्ष के बालक को क्या कहते हैं, उत्तर बाल्यावस्था का बालक कहा जाता है। और इसको समूह काल के भी नाम से जाना जाता है और समूह शिक्षण भी इसे कहा जाता है। इसमें बालक जो है अपने दोस्तों के साथ गैंग एज में इसको कहा जाता है, मतलब कि कई सारे ग्रुपों में होकर वो पढ़ाई करता है, जो भी कार्य करता है ग्रुप में रहकर कार्य करता है, ठीक है। इसीलिए इसको कहा जाता है एक समूह काल और समूह शिक्षण, कि इसमें बालक अकेला नहीं होता है, उसके दोस्त भी इसके साथ आ जाते हैं। इसमें ग्रुप बच्चा गैंग एज में जो है हर कार्य को संपादित करने लगता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको यहाँ पर कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। और अब हम देखेंगे तर्क। तर्क क्या होता है, तर्क भी 2 प्रकार का बालक इस अवस्था में करने लगता है। पहला आपका होता है आगमनात्मक, दूसरा आपका निगमनात्मक, ठीक है। आगमन निगमन जो आप पढ़े हैं वही है, थोड़ा सा एक शब्द बढ़ा दिया गया है, लेकिन वही चीज़ें हैं, ठीक है। आपको बिल्कुल भी इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो आगमन में क्या होता है, इसमें पहले उदाहरण दिया जाता है बालक को कि हाँ समाज में ये लड़की है, इन्होंने ऐसा ऐसा कार्य किया, फिर उसके बाद जो है आपको जो पढ़ाना उनके नियम को वो बता देते हैं उसी में, ठीक है। यह किस अवस्था के बालक के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, तो यह उत्तर बाल्यावस्था यानी कि 6 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है ये विधि, ठीक है। आगमन विधि का उपयोग किया जाता है। उसमें पहले उसको उदाहरण दिया जाता है, फिर बालक वह समझ लेता है, तब उसके बाद उसको जो है नियम को बताया जाता है, इससे वह आसानी से जल्दी सीख लेता है। दूसरा आपका तर्क करता है कि निगमनात्मक, यह होता है पहले नियम से उदाहरण चलता है, ठीक है। पहले इसमें नियम बताया जाता है बालक को, फिर जो है उदाहरण को बताया जाता है कि हाँ हाँ फला फला लोग ऐसे ऐसे कार्य किए हैं, तब जाकर वो महान बने हैं। और यह किस अवस्था के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण खास हो जाता है दोस्तों, तो वो किशोरावस्था के लिए, ठीक है। यह किशोरावस्था के बालकों को दिया जाता है, बताया जाता है, इस विधि का उपयोग किया जाता है। और आगमन निगमन ये पूछा जाता है, बहुत ही ज़्यादा IMP है ये दोस्तों, इसलिए आपको ध्यान रखना है और इसको बार बार इसको जो है रिवाइज करके जाना है, ठीक है। आगमन विधि निगमन विधि क्या पूछेगा, पूछ सकता है कि आपसे कि आगमन विधि में किससे पहले बताया जाता है, तो आपको ये याद रखना है कि इसमें पहले उदाहरण बताया जाता है, फिर नियम बताया जाता है। और निगमन में पहले नियम बताया जाता है, फिर उदाहरण बताया जाता है, ठीक है। तो प्राथमिक विद्यालय की जो शिक्षा प्रणाली है दोस्तों वो आगमन विधि पर जो है निर्भर है, मतलब कि ये पहली वाली जो विधि है आपकी वो प्राथमिक विद्यालयों में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसी का प्रयोग किया जाता है, शिक्षक भी इसी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आप जान लेते हैं कि मनोविज्ञान से छात्रों की जो विशेषताओं को समझा जाता है और उसी के अनुसार जो है शिक्षा और शिक्षण विधि का चयन किया जाता है। मतलब कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मनोविज्ञान जो विषय होता है वह एक बालक को आसानी से समझने के लिए उसकी क्या आवश्यकताएं हैं, क्या उसको ज़रूरत है, कितना ज्ञान वो लेकर गया है घर से, कितना ज्ञान उसे हमें देना है, इस सब से मनोविज्ञान का जो है ज्ञान अगर आपको होगा तभी आप सब इसकी जानकारी ले सकते हैं। और उसके पूर्व ज्ञान से आप उसके नवीन ज्ञान में जो है जोड़कर आप उसको शिक्षित कर सकते हैं, ठीक है, उसको सही ट्रैक पर ला सकते हैं। इसलिए एक शिक्षक के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और ख़ास हो जाता है मनोविज्ञान का ज्ञान, ठीक है। तो आगे बढ़े दोस्तों। अब दोस्तों हम देखेंगे कि एक बालक का विकास और व्यवहार जो होता है वह किस किस आधार पर होता है और किसके किसके प्रयोग से और किस किस के गुणनफल से जो है उसका विकास होता है, एक सामाजिकरण होता है, ठीक है। उसका आसानी से जो है नैतिक विकास जो होता है वह बच्चे का जो है समाज में रहने योग्य बनाया जाता है। तो इसके लिए मुख्य भूमिका निभाता है दोस्तों विकास में जो है वंशानुक्रम और वातावरण, ये दोनों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है एक बालक के विकास में और एक बालक के समाजीकरण में, ठीक है। तो कैसे आइए जान लेते हैं। तो पहला है आपका वंशानुक्रम, इसको अनुवांशिकता भी कहते हैं, इंग्लिश में इसका जो नाम है दोस्तों वो हेरेडिटी है, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है। वंशानुक्रम क्या होता है, वंशानुक्रम वो होता है दोस्तों जो माता पिता व पूर्वजों से जन्मजात गुणों का संग्रह वंशानुक्रम कहलाता है, ठीक है दोस्तों। जैसे कि आपका शारीरिक संरचना, बुद्धि, शारीरिक बनावट जो होती है, जब बालक अपने परिवार में जन्म लेता है तो उसके दादा या दादी में कोई लक्षण होते हैं या फिर उसके दादा दादी बहुत ही लंबे गोरे काले जो भी जैसे भी होते हैं वो बहुत बुद्धिमान होते हैं, तो वो बच्चा भी उसी तरीके से होता है, बुद्धि उसकी तेज होती है या फिर शारीरिक बनावट भी ठीक उसी के अनुरूप होती है, ठीक है दोस्तों।
तो ये आपको याद रखना है। और वातावरण क्या है, पर्यावरण, इसको समझ लेते हैं कि इन्वायरमेंट का जो है क्या खास प्रभाव पड़ता है एक बालक के जो है विकास के लिए। तो पर्यावरण जो होता है दोस्तों, आपका इन्वायरमेंट जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा खास भूमिका निभाता है। जो एक बच्चा होता है, प्राणी होता है, वह परि प्लस आवरण, इसका मतलब होता है दोस्तों पर्यावरण जो हमें चारों ओर घेरे हुए हैं, ठीक है। परि का मतलब होता है चारों ओर और आवरण का मतलब होता है घेरे हुए, ठीक है। जो हमें चारों ओर घेरे हुए होते हैं वही हमारा आपका क्या होता है, पर्यावरण होता है। तो आइए जान लेते हैं शब्दों में क्या है। तो वह सब कुछ जो दोस्तों प्राणी को घेरे हुए है और उसे प्रभावित करता है, उसका वास्तविक रूप जो होता है वह वातावरण कहलाता है। जैसे कि भाषा, मूल्य, विश्वास, ईटीसी, मतलब कि आपके आसपास पड़ोस में जितने भी जीव जंतु पाए जाते हैं, पेड़ पौधे, जितने भी मानव पाए जाते हैं, जितने भी मनुष्य पाए जाते हैं, जितने प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, बच्चा अपने घर पे सीखता तो है, पास पड़ोस में जाता है तो वह वैसे ढल जाता है, वैसे माहौल में जो है हर चीज़ें जो है सीखने लगता है अपने दोस्तों से, उसके माता पिता से। कोई इंग्लिश बोल रहा है तो इंग्लिश सीखता है, हिंदी बोल रहे हैं तो हिंदी, मराठी, भोजपुरी, बिहारी, कोई भी लैंग्वेज सीखता है। तो यही सब बता रहा है कि आपके आसपास के जितने भी इन्वायरमेंट होते हैं, आपके आसपास के जितने भी वातावरण होते हैं, जैसा भी माहौल होता है, बालक उसी के अकॉर्डिंग जो है ढल जाता है, ठीक है। अच्छे लोग हैं, शिक्षित लोग हैं तो आप शिक्षा की ओर ज़्यादा ध्यान देंगे, और वहीं पर कोई अशिक्षित है तो बच्चा भी उसी प्रकार से होगा, ठीक है। इसलिए एक बालक के लिए दोनों का होना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो कैसे दोस्तों कि अब हम देखेंगे कि वातावरण से छात्र क्या सीखता है और वंशानुक्रम से क्या उसके अंदर लक्षण आते हैं। तो ये मान लीजिए ये आपका छात्र है, उसका विकास होने वाला है अभी, ठीक है, नवजात है। तो ये है उसका वातावरण और एक तरफ है उसका वंशानुक्रम। वंशानुक्रम देख ले तो वंशानुक्रम मैंने कहा शारीरिक संरचना, जैसे आपके दादा दादी रहे होंगे पुराने ज़माने में, उनकी शारीरिक संरचना जैसी बनी होगी, हाथ में कोई लक्षण होंगे या फिर लंबे पतले गोरे काले जैसे भी होंगे, दुबले पतले, तो उनका जो लक्षण होता है वो बालक के अंदर आता है, ठीक है। या फिर आपके दादा लोग बहुत ज़्यादा, पहले के ज़माने के लोग बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होते थे, उनकी आईक्यू बहुत तेज़ होती थी, पढ़ने में बहुत एडवांस होते थे, सभी जॉब करते थे और बहुत अच्छी शिक्षा दी जाती थी। तो वो सारे लक्षण भी बालक के अंदर निहित होते हैं, ठीक है। और वातावरण का मतलब होता है कि वही संस्कृति, अगर आपके आसपास बहुत ही शिक्षित लोग हैं, बहुत ही संस्कारी लोग हैं, तो आपको जो है उसी संस्कारी और शिक्षित लोगों से आपका जो है इंटरेक्शन होगा और आप उसको जो है सीखेंगे, उसी तरीके से आप भी ढल जाएंगे उसी में और उसी का अनुसरण करेंगे कि हाँ वो फला फला लोग ऐसे कर रहे हैं तो हम भी ऐसे करेंगे, ठीक है। जिससे कि समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, मान सम्मान बढ़ेगा, ठीक है। और जैसे ही आपके आसपास पड़ोस में, आपके घर में जिस प्रकार से लैंग्वेज बोली जाती है, जैसे भाषा का प्रयोग किया जाता है, हिंदी, इंग्लिश, अच्छी खराब जो भी हो, वो सारा जो है बच्चा सीखेगा, ठीक है, अपने बड़ों से सीखेगा, देख देख के सीखेगा। यही है आपका क्या, वातावरण और वंशानुक्रम। इसी से जो है बालक का विकास होता है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है और ये मुख्य भूमिका निभाते भी हैं, ठीक है दोस्तों। तो बाल विकास के दो प्रमुख आधार माने जाते हैं, किसी को वातावरण को, वंशानुक्रम की। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, और यहाँ से जो है प्रश्न आपके 5-6 तो बनते ही हैं, वंशानुक्रम और वातावरण से, ठीक है। अब देख लेते हैं वुडवर्थ ने क्या कहा है अपने शब्दों में। इन्होंने कहा है दोस्तों कि विकास जो होता है, बालक का जो विकास होता है, वंशानुक्रम तथा वातावरण के योगफल नहीं वरन गुणनफल होता है, ठीक है। जैसे विकास इक्वल टू वंशानुक्रम इंटू वातावरण, गुणनफल बताया है इन्होंने। ये सूत्र पूछा जाता है, इसलिए आपको खासकर इसको भी ध्यान रखना है, ठीक है। अब स्किनर ने अपने शब्दों में क्या कहा है दोस्तों, स्किनर ने कहा है कि विकास प्राणी और वातावरण की अंतःक्रिया का उत्पाद होता है, ठीक है। इन्होंने भी अपने शब्दों में परिभाषित कर दिया है, इसको भी आप खासकर याद रखिए क्योंकि पूछा जा सकता है, कभी कभी पूछ लेता है कि विकास प्राणी और वातावरण के अंतःक्रिया का उत्पाद यह किसने कहा है, तो आपको स्किनर बताना है, ठीक है। तो इसलिए इस टाइप के प्रश्न बन सकते हैं दोस्तों। अब दूसरा हम देख लेते हैं व्यवहार के आधार पर कैसे उसका विकास होता है दोस्तों। इसमें भी 2 प्रकार होते हैं, मूल प्रवृत्तियाँ पाई जाती हैं इसमें और दूसरा आपका सामान्य प्रवृत्तियाँ पाई जाती हैं। तो देख लेते हैं मूल प्रवृत्तियाँ क्या है पहले, उसके बाद फिर सामान्य प्रवृत्तियाँ देखेंगे, ठीक है। मूल प्रवृत्तियाँ जो होती हैं दोस्तों वो जन्मजात होती है,
वह जो है बालक के अंदर जन्मजात निहित होती है, जन्मजात पाई जाती हैं। ठीक है, मूल प्रवृत्तियाँ जन्मजात होती हैं दोस्तों। इसमें वुडवर्थ ने कहा भी है कि मूल प्रवृत्तियाँ क्रिया करने के जो है बिना जो सीखा हुआ स्वरूप होता है वह होता है आपका क्या, मूल प्रवृत्तियाँ। जैसे कि उदाहरण से समझ लेते हैं कि मूल प्रवृत्ति क्या है। मूल प्रवृत्ति का मतलब होता है जैसे कि ये नेचुरल है दोस्तों कि एक बालक है तो उसको भूख लगनी ही लगनी, ये नेचुरल प्रोसेस है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जन्मजात होती है, ये जन्म से ही बालक के अंदर निहित होती है। ठीक है, भूख लगे, अगर उसको भूख लगेगा तो भोजन की खोज में वह जाएगा ही, रोएगा ही, उसको भोजन चाहिएगा। ठीक है, अभय जो डर होता है यह भी मूल प्रवृत्ति है दोस्तों। इसके कारण बालक भागेगा ही, उसको जो है डर लगेगा तो कहीं से भी। अश्रेष्ठता की भावना से दोस्तों यह भी आत्मस्थापना जो होता है यह भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यह भी जन्मजात होती है। और कष्ट जो होता है, क्रोध होता है, ये सभी, और लोभ जो होता है, संग्रह प्रवृत्ति जो होता है, ये सभी जो होती है दोस्तों, ये सारी मूल प्रवृत्तियाँ जो है पहले से बालक में एक विद्यमान होती हैं। और अर्जित कौन सी की जाती हैं ये भी हम देखेंगे। अभी हम देख रहे हैं कि जो जन्मजात है पहले से उसके जो है पैदा होते हैं निहित होती है उसके अंदर ये सब। ठीक है, कष्ट होता है तो वह किसी का शरण लेता है, किसी की सहायता मांगता है। क्रोध आता है तो वो जो है युद्ध करता है, लड़ाई करता है, लड़ने लगता है, लड़ने की प्रवृत्ति का विकास हो जाता है उसके अंदर। तो ये सब है। ठीक है, उसके अंदर जो है संग्रह प्रवृत्ति की भावना पाई जाती है, लोभ लालच आ जाता है तो वह अधिकार का जो है भावना उसके अंदर पाई जाती है। अब समान प्रवृत्तियाँ कैसी होती है? समान प्रवृत्तियाँ जो होती हैं उसको देख लेते हैं। समान प्रवृत्तियाँ जो होती हैं दोस्तों वो अनुकरण पहली होती है। अनुकरण का मतलब होता है नकल करना। आपके परिवार में या फिर एक बच्चे के परिवार में जो माता पिता भाई बहन होंगे बड़े, वह जिस प्रकार से कार्य करते रहेंगे वही देखकर बच्चा भी सीखेगा और कार्य करेगा। ठीक है, दूसरा सहानुभूति होता है, दूसरे के जो है दुख को सुनकर या फिर सामान्य रूप से महसूस करना, यही होता है सहानुभूति। कि हाँ आपके घर में ऐसा ऐसा हो गया तो उसको भी जो है कष्ट होगा सुनकर कि सही बात है, अपनेपन की भावना आएगी और जो है उसको भी वह महसूस करेगा कि ये अच्छा नहीं है या फिर ख़राब नहीं है। ठीक है, तो इन सब की जो है भावना उसके अंदर निहित होती है। तीसरा है आपका कि निर्देश और सुझाव। किसी प्रस्ताव को बिना तर्क स्वीकार कर लेना निर्देश और सुझाव होता है दोस्तों। और लास्ट है आपका कि खेल। वे सभी क्रियाएं जिनका एकमात्र उद्देश्य आनंद की प्राप्ति करना होता है दोस्तों, वह भी जो है बालक के अंदर निहित होती है। ठीक है, तो इतने सारे जो मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं सबका विकास जो होता है बालक के अंदर पाया जाता है। ठीक है, और यहीं से ढेर सारे प्रश्न आपके जो है पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो यहाँ से जितने भी आने वाले प्रश्न हैं 100% गारंटी के साथ हम आपको कह रहे हैं कि आप सब आसानी से उसको चुटकियों में हल कर लेंगे। ठीक है, इसलिए आप सब इसके कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए। आप सब एक बार समझ जाएंगे तो आपसे 10 क्या 20 प्रश्न, चाहे जितने भी प्रश्न बने, आप सब बहुत जल्दी से कर लेंगे। ठीक है, निर्देश और सुझाव। किसी भी प्रस्ताव को बिना तर्क स्वीकार कर लेना, मतलब कि कोई अगर कोई बात कह रहा है, अगर मान लीजिए एक बच्चा है घर में और उसके घर में जो है बड़े लोग हैं, उनको अगर कुछ मतलब कोई उनको ज्ञान देना है, कुछ बताना है, बालक को सुझाव देना है तो वो देंगे उसको कि हाँ बेटा ये कार्य करना चाहिए, ये ठीक होता है, ये करोगे तो ये बनोगे, ये करोगे तो ये बनोगे। तो जो बच्चा होता है वह बिना किसी तर्क के, मतलब ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, क्यों ऐसे हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, कब, क्यों, कैसे वाला प्रश्न ना करके वह तुरंत एक्सेप्ट कर लेता है, स्वीकार कर लेता है। क्यों? क्योंकि वो सोचता है कि ये हमसे बड़े हैं, हमारे फैमिली के, हमारे परिवार के हैं, तो जाहिर सी बात है हमारे भले के लिए ही बोलेंगे, कभी गलत नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो वह बिना तर्क किए ही उसको स्वीकार कर लेता है, अपने से खोजबीन जाँच कुछ भी नहीं करता है बालक। ठीक है, खेल। वे सभी क्रियाएं जिनका एकमात्र उद्देश्य आनंद की प्राप्ति होता है। अब तो बालक जन्मजात से ही जो है खेल विधि भी उसको खेलने में जो है जैसे जैसे बड़ा होगा रुचि होगी और वह अपने घर में तो खेलेगा ही, जितने भी दोस्त होंगे अगल बगल से भी जितने भी बच्चे होते हैं उनके साथ भी वह खेलता है। जहाँ कहीं जाता है रिलेशन में भी तो वहाँ भी वह खेल प्रक्रियाएं करता है, क्योंकि वह जानता है कि खेल में उसको जो है आनंद की अनुभूति होती है। ठीक है, बच्चों को क्या चाहिए? खाना पीना और खेलना, बस यही कार्य तो करना रहता है। इसी वजह से जो बालक होता है स्कूल में जाने से भी डरता है, क्योंकि स्कूल में पढ़ाई होती है और
जो है उसको पड़ती है, तो वह सोचता है कि कैसे करें कि हम स्कूल से भाग जाएं और खेलें। और अब की जो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था है आपकी खेल पर आधारित कर दी गई है कि बालक को जो है स्कूल में भी खिलवाया जाए, जिससे कि उसके अंदर रुचि पैदा हो और वह पढ़ाई में मन लगाए। ठीक है, तो शिक्षकों को भी बता दिया गया है कि आप अगर छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं जो बाल्यावस्था के हैं, शैशवावस्था के हैं, तो उनको जो है खेल विधि का जो है प्रयोग करके पढ़ाया जाए और उस जो पाठ है, जो प्रकरण है, उसको जो है बहुत ही अच्छे ढंग से प्रयोग की जाए खेल विधि में, कहानी विधि द्वारा सब विधि से पढ़ाए, ताकि बच्चे का जो है मन स्कूल में लगा रहे, वह खेलने की ओर, घर की ओर पलायन ना करे। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे प्रश्न आपके जो है बनते हैं यहाँ से सीटेट, टेट, सुपर टेट सभी परीक्षाओं के लिए। ठीक है, तो आप इस वीडियो को